तो आज के लिए क्या है आपको? 11 13 फॉर नीट क्लास। ठीक है, नीट क्लास में बता दूँ कि आपको कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपको सबसे पहले पढ़ना है नीट के लिए NCERT। NCERT को पढ़नी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि नीट के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो आपके कहाँ से आते हैं? NCERT। राइट। NCERT के अलावा एक बुक और अगर होती है फिंगरप्रिंट। NCERT फिंगरप्रिंट होती है वो, अगर आपने 2 बुक तैयार कर लिया तो आपके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको शेड्यूल मिला होगा तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, यही थे ना आपको चैप्टर, है ना? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली 11वीं क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो जब ये 11वीं क्लास का चैप्टर है आपका, तो इस 11वीं क्लास के चैप्टर में आप लोग वैलेंसी के ठीक पार्ट जैसे देखोगे तो स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा। हम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे मेनली 2 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट इज लिक्विड एंड सेकेंड स्टेट इज गैसियस। हम गैसियस और लिक्विड 2 स्टेट को पढ़ेंगे। गैसियस और लिक्विड 2 स्टेट को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से लॉ इफेक्ट को डालते हैं, कैसे इसकी मैटर की स्टेट चेंज होती है, कैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात होती है। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम NCERT एक्सरसाइज, NCERT इंडेक्स, NCERT एग्जाम्पल 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग अपने एग्ज़ाम में या जो एग्ज़ाम हो चुके हैं नीट के, आप उसमें आए हुए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आपको पूरा समझना। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर पड़ा हुआ है, आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों के डाउट में जैसे टाइम निकलेगा तो मैं आप लोग को राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक आपका स्टेट ऑफ मैटर। राइट, स्टेट ऑफ जी UPSC क्लास नहीं, यहाँ नहीं चलनी UPSC। सो स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसियस लॉ क्या होता है। गैस लॉ क्या होता है? आपको पता होगा कि जो गैस होता है ना, उसका शेप एंड साइज, गैसेस मॉलिक्यूल का शेप एंड जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर आपके पास कोई कंटेनर 2 लीटर का है, फिर आपके पास कोई कंटेनर 1 लीटर का है, आपने अगर 50 ग्राम अमोनिया को दोनों में ऑक्यूपाइड रखा तो 50 ग्राम अमोनिया 1 लीटर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, और यहाँ पर ये ही अमाउंट अमोनिया का इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। राइट, ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए कहा जाता है जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स। राइट, गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं। अब गैसियस लॉ क्या होते हैं? वो लॉ जो किसी गैस में टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। इसमें कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, इस गैस में आपके टेम्परेचर का, प्रेशर का,
कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ किए। उस लॉ को क्या बोलते हैं, गैसियस लॉ। क्या बोलते हैं, गैसियस लॉ। वे सारे लॉ जो किसी गैस में टेम्परेचर, प्रेशर, कंटेनर की कंडीशन, मॉलिक्यूल के नेचर्स को शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस लॉ। ये आप गर्मी लग रही है, पंखे पीछे बैठ जाएगी, है ना, गर्मी तो है ना, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल है, राइट। तो इतनी बात सबको समझ में आई। व्हाट डू यू मीन बाय गैसेस लॉ? द लॉ विच रिप्रेजेंटेड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल इन एनी क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज द गैसियस लॉ, इज नोन एज द गैसियस लॉ। गैसियस लॉ आपके ना देखिए, जैसे बॉयस लॉ आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, ग्राम्स लॉ पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा, एवोगाड्रो पढ़ा होगा, वेलशॉट पढ़ा होगा, ये सब गैसेस संबंधी लॉ, राइट, गैसेस रिलेटेड लॉ है। और इन सभी लॉ को हम ध्यान से सीखेंगे कि क्या होते हैं। तो नोट्स बनाने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को, रिक्वायरमेंट है नोट्स की, नहीं ना। मैं आप लोगों को समझाता जाऊंगा, क्वेश्चन लगवाता जाऊंगा, ठीक है, समझाता जाऊंगा, क्वेश्चन लगवाता जाऊंगा, और जो आप लोगों को नोट करना हो बोर्ड से वो एट ए टाइम नोट करना। तो सबसे पहला आपका आएगा बॉयस लॉ। मैं पहले आपको इसमें लॉ पढ़ा दूंगा, लॉ पढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस करा दूंगा। फिर आपको जो गैसेस मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, डाइपोल 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 इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल, ये सारे आपको मैं इंट्रैक्शन फोर्स पढ़ा दूंगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। तो बॉयस लॉ, तो बॉयस लॉ में क्या होता है, तो ये जो लॉ होते हैं ना, इनकी अपनी डिफरेंट कंडीशन होती है। जैसे बॉयस लॉ की कंडीशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयस लॉ की कंडीशन होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of a fixed gas mass is inversely proportional to the pressure. Is inversely proportional to the pressure. जो किसी गैस के फिक्स वॉल्यूम में है, फिक्स मास का वॉल्यूम है, वो उसके प्रेशर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल 1/P। आप ध्यान दीजिए, V इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, K अपॉन K इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, P, राइट, K इंटू P। एक कंडीशन हो गई आपकी, डेफिनेट कंडीशन हो गई आपकी, और फॉर टू गैसेस gases first gas K equals to P1 V1, for second is equals to P2 V2, दोनों को इक्वल कर दोगे आपका वैल्यू आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2। ये एक सिंपल बात हो गई, राइट, ये क्या होगी, सिंपल लाइन हो गई, राइट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन,
इज द रिलेशन बिटवीन pressure and density pressure and density define it with the help of define it with the help of Boyle's law. बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ की हेल्प से हम लोग को डिफाइन करना रिलेशन बिटवीन किसके बीच प्रेशर और डेंसिटी, किसके बीच प्रेशर और डेंसिटी के बीच। आपके पास फार्मूला है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ओके, और एक बात पता है आप लोग को, मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सो V1 इक्वल्स टू m upon d1 and V2 equals to m upon d2। सर जी, मास किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ चेंज होता है कंडीशन को, बट हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस। वहाँ पे कंडीशन लगाती है, मास क्या है, फिक्स है। तो जब उसके लॉ में कंडीशन लगे तो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं प्रेशर और डेंसिटी में बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो बॉयल्स लॉ की कंडीशन है वो यहाँ पर क्या की जाएगी, अप्लाई की जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से देखेंगे तो P1 मल्टीप्लाई m अपॉन d1 इक्वल्स टू P2 इंटू m अपॉन d2। इज दैट क्लियर? m कैंसिल, P1 अपॉन d1 इक्वल्स टू P2 अपॉन d2। हो गया? P1 अपॉन D1 इक्वल्स टू P2 अपॉन D2। हो गया? कोई डाउट है क्या? अच्छा, P1 अपॉन D1 इक्वल टू P2 अपॉन D2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना कांस्टेंट, लिख सकता हूँ ना कांस्टेंट। दैट मीन्स मैं P अपॉन D इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं P इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ कि नहीं? आपको पता है प्रपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट हटाएंगे प्रपोर्शनल लगाएंगे। इज दैट क्लियर?
सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच रिलेशन इज ट्रू और विच स्टेटमेंट इज ट्रू एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी और नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का मान अगर कुछ रखेंगे तो सर डेंसिटी में कोई प्रभाव पड़ेगा, यानी जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन सर अगर कांस्टेंट का कोई मान रख दें, कांस्टेंट की जो वैल्यू रखी जाएगी ना वो इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखी जाएगी, यहाँ पर नहीं रखा होगा, यहीं पर, हाँ तब चेंज होगी वो। क्यों? आपने मीडियम बदला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आपने गैसेस मॉलिक्यूल पे पिस्टन की हेल्प से प्रेशर को इंक्रीज किया, गैसेस मॉलिक्यूल गेट क्लोजर, ये सर दिक्कत नहीं रहेगा। इंटरमीडिएट कंडीशन तो क्या होगी? गेट क्लोजर की होगी। तो गेट क्लोजर जब पार्टिकल्स होंगे तो जो उसकी डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन जब आप उसमें और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, प्रोसेस लिक्विफिकेशन कहलाएगी, डेंसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? तो मीडियम के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये चेंज होगा, नहीं रखोगे तो नहीं चेंज होगा, इसकी वैल्यू रखोगे तो चेंज होगा, नहीं रखोगे। अच्छा, एक तरह किसी को डाउट, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू, पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते है ना? एक बार कल नीट का आप लोग चैप्टर देखकर क्या आइएगा, स्टेट ऑफ मैटर, फिर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोग को जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। और ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को थंबर प्रिंट्स की जो किताब है कंप्लीट वाली वो लेकर के आऊँगा और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक? मैं आपको उस सब्जेक्ट से PDF बना करके आपके नीट वाले ग्रुप पे डाल दूँगा, तो सारे क्वेश्चन आगे आप पहुँच जाएंगे। आप किसी भी साइबर कैफे से 1 रुपये 1.5 रुपये कॉपी करके निकलवा सकते हैं, तो वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कितना हो गया? चलिए, पहले सारे लॉ पढ़ा देंगे आपको, फिर सारे लॉ ग्राफ में पढ़ाएंगे आज, ठीक है? चलो बच्चों, देखिए ध्यान से, ये था बॉयल्स लॉ। आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ल्स। चार्ल्स, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड गैस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, हिंदी मीडियम से बच्चे कितने हैं यहाँ पर हमारे? हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अच्छा, आप लोग, अच्छा आप लोग एकदम पेपर दे दीजिए, आप लोग पेपर दे रिजल्ट आने वाला है। और रवि तिवारी जी आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, और इंग्लिश में क्यों बोला? तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से हैं? अच्छा, अगर मैं इसको ये समझाऊँ कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुपाती होता है। अब पूरा आ गया है? मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, ऐसे आप लोग को कम आएगा। कभी कभार ऐसा टिप्पणी यूज कर लिया कि हाँ, नहीं मैं दोनों मिस करके पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल एक नहीं पढ़ा रहा।
तो टोटल हिंदी चला जाऊंगा ना तुम पेपर नहीं कर पाओगे बेटा। कभी कभार से डिफिनेशन से हमारा मीडियम हिंदी है ना, पेपर देने का। क्या? पेपर देने का मीडियम हिंदी है। हिंदी जी सर। नहीं पता है बेटा, जब आप कंपटीशन का पेपर देने जाओगे ना तो हिंदी के वर्ड साइंस के इतने टिपिकल होते हैं ना, उसको आप कम समझ पाओगे। जब आप तैयारी करने बाहर जाओगे ना तो वहाँ भी आप लोग को यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। हाँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोग को बेटर है, ठीक है। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर volume of a fixed gas mass is directly proportional to the temperature, right? मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान पर उसके परम ताप के अनुक्रमानुपात, राइट। सो वी प्रोपोर्शनल के बाद हम हटाएंगे तो लगाएंगे हो गया K इक्वल्स टू V अपॉन T। इफ K इक्वल्स टू V अपॉन T और टू गैसेस प्रेजेंट हैं, दो गैसेस प्रेजेंट हैं आपकी, तो पहली गैस के लिए K इक्वल्स टू हो जाएगा V1 अपॉन T1, सेकेंड गैस के लिए हो जाएगा V2 अपॉन T2। तो दिक्कत है क्या, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इक्वल्स टू KT, K इक्वल्स टू V बाई T। फर्स्ट के लिए V1 अपॉन T1, सेकंड के लिए V2 अपॉन T2, दोनों को इक्वल कर दो, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। आगे नीट का एग्जाम बहुत इजी होता है, बता दूं आपको। आप लोग अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिजिक्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आपके बहुत अच्छे नंबर। बस इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी है। हो गया? हाँ देखिए हो गया। अब इसमें भी एक रिलेशन आता है, देखिए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी temperature and density with the help of Charles law. With the help of Charles law. इसके भी सेम कॉन्सेप्ट है। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन ये है कि नहीं, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V2। मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू mass upon density, mass upon density. That means V1 equals to m upon V1 and V2 equals to m upon V2. Equation first, second, and equation first, second, and third.
V1 in place of V1 m upon V1. mm क्या हो गया? वन अपॉन T1 D1 इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 D2. That means T1 D1 equals to T2 D2. Is that clear? Yes. आगे बेटा यहाँ तक आपको जल्दी नोट हो गया। देखिए हम लिख सकते हैं ना T इंटू डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इंटू डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन डी, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड गैस, डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट? ये रिलेशन आ गया। तो आप बढ़िया तो डेंसिटी अरे मैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को ये क्लियर भी कर दूंगा कि ये कैसे होता है। जिसको नोट करना जल्दी नोट कर लीजिए। कितने नोट हो गए? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्यता, ठीक? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्यता, मैं प्रूव करूंगा। तो इन विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल बी जीरो, in which temperature volume of any gas will be zero. That is known as absolute zero temperature. Right? जिस ताप पर किसी गैस के आयतन का मान शून्य हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? परम शून्यता। In which temperature the volume of any gas will be zero. That is known as absolute zero temperature. Right? And what is the value of absolute zero temperature? एक फार्मूला होता है V डिग्री सेंटीग्रेड, केवल यही एक फार्मूला ऐसा होता है जिसमें आपको टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में रखनी होती है। बाकी सब में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टेम्परेचर वैल्यू इन केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V degree centigrade equals to V0 degree centigrade, that is 1 plus T upon 270.
ठीक, Vt बराबर इक्वल्स टू, हमको इसका टेम्परेचर का वैल्यू नहीं पता, पर हमको ये पता है कि इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जीरो होगा, है ना? हमको ये पता है ना, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, टेम्परेचर नहीं, कोई बात, जीरो, V 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट T अपॉन 270, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 प्लस टी अपॉन 273 इक्वल्स टू जीरो। कोई डाउट है क्या? ये प्लस वन उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस। हो गया? कोई डाउट है? हाँ, तो वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, परम शून्य ताप की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा, आपके में ऑप्शन देगा तो आपको वहाँ टिक लगा देना है, राइट। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है माइनस 273.15, ठीक, लेकिन 0.15 को मीजर नहीं किया था, जनरली आपको यही लिखी मिलेगी। आप जिसको ऐसे जो इंटर का पास आउट है, पास आउट नहीं है, और इंटर के एग्ज़ाम जो नेक्स्ट 2023 में देंगे वो कौन है? हो गया? या तो कोई डाउट आपको? अच्छा, अब हम ये रिलेशन देखेंगे, रिलेशन कहाँ से आया है। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये कौन सा इक्वेशन होता है आपका? चार्ल्स लॉ। बोल लो कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। V1 इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन T2 लिख सकता हूँ? यस सर। सकता हूँ? दो टेम्परेचर है आपके लिए, एक 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है।
आपको इन्हीं में तो रिलेशन बताना है। वी टी इक्वल्स टू वी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दो टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, उस दो टेम्परेचर की वैल्यू के लिए आपको रिलेशन शो करना है, राइट बात। Let first temperature is T degree centigrade. If first temperature is T degree centigrade, then V1 equals to VT degree centigrade. And T1 equals to T degree centigrade. और डिग्री सेल्सियस को हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में। डिग्री सेल्सियस हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? केल्विन। उस केल्विन के कन्वर्जन के लिए हम हमेशा यहाँ पे 273 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया क्या? दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V 0 डिग्री सेंटीग्रेड, V2 बराबर V 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 270 equals to 273. V1 आ गया, T1 आ गया, V2 आ गया, T2 आ गया। ये सारी वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में रख दीजिए और निकालिए वैल्यू क्या है। चलिए हो गया सबका? रिलेशन निकालिए, नहीं निकाला? देखिए V1 का वैल्यू VT डिग्री सेंटीग्रेड, T1 का वैल्यू T प्लस 273 इक्वल्स टू VT V0 डिग्री सेंटीग्रेड, V 270, राइट। VT डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू V0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में T अपॉन 273 अपॉन 270, इसका सेपरेट करके डिवाइड करके, तो जब आप सेपरेट करके डिवाइड करोगे VT इक्वल्स टू हो जाएगा V0 ब्रैकेट T प्लस 273 अपॉन 273 फिर अपॉन 273, ये इससे कट होके बना गया, तो VT डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू V0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस T अपॉन 273 is proved. अब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट, इस वीडियो में किसी को पूछना है? आ गया? सेकंड में कुछ पूछना है चारों बच्चों को, आप लोगों को आ गया?
ये हमारे केवल दो लॉ, एक हुआ बॉयल लॉ, दूसरा हुआ चार्ल्स। और तीसरा जो आपका निकल के आता है इक्वेशन वो होता है आपका गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन किसकी हेल्प से निकल के आती है? बॉयल और चार्ल्स। किसकी हेल्प से? बॉयल और चार्ल्स। देखिए गैस तो क्या होती है आपकी गैस इक्वेशन? according to what? According to what? V proportional 1/p होता है कि नहीं? V proportional 1/p होता है कि नहीं? अगर मैं according to चार्ल्स लॉ चाहूँगा V proportional to T होता है कि नहीं? V proportional to, तो V की वैल्यू दो फैक्टर पर डिपेंड है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा प्रेशर पर। ठीक बोला ना? एक टेम्परेचर पर और दूसरा प्रेशर पर। अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड V proportional to T upon P लिख सकता हूँ कि नहीं? V proportional T upon P लिख सकता हूँ? V equals to proportional हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। इस बार जो कांस्टेंट लगता है वो K नहीं होता, वो क्या होता है? क्या होता है? और R कैसे होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। तो मैं PV इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ? तो टोटल 16 लोग को अभी आपको नहीं पता। अगर यहाँ किसी का मल्टीप्लाई ना किया जाए तो कितने का मल्टीप्लाई है? बोलो भाइयों, यहाँ कितने मल्टीप्लाई है? 1 का। पर ऐसा तो हो सकता है ना कि 1 मोल हो, 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, n मोल। n मोल हो सकते हैं ना? यस। n मोल हो सकते हैं ना? अगर n मोल हो सकते हैं तो 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? n। 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं n। तो क्या लिखेंगे? फॉर n मोल। क्या लिखेंगे? फॉर n मोल। n मोल बराबर एनर्जी। This equation is known as ideal gas equation। इसमें एक और कंडीशन बन सकती है ना, n/v अगर कर देंगे तो T बराबर CRT बन जाएगा। 2 मिनट हो गए, अभी भी n आया, C भी आएगा। हैं? सातवां आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस में ताप, T टेम्परेचर, ताप, इतना मामला हो गया। ये एक रिलेशन है, राइट? यहाँ पे ना टीचर्स ठीक नहीं करते। हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसको हिंदी में आप मेन हेडिंग डलवा दो,
लेकिन हर हेडिंग की उसे इंग्लिश बता दो। हिंदी में बच्चा है, साल का पढ़ाइए, गुड, लेकिन ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखा दोगे तो तुम्हारा तो चला नहीं जाएगा, बच्चा सीख जाएगा, वो उसे एडॉप्ट कर लेगा। आप ही के सगे छोटे भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश एडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं करते? जो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो उस एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पर कॉन्टिन्यू क्लासेस पढ़ोगे तो यहाँ जो उनको टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगे या जो भी मेरे मित्र पढ़ाएंगे, वो उनकी नेचर को, उनकी टीचिंग को आप एडॉप्ट कर लो। लेकिन ये चीज़ 9th 10th से यहाँ पे चालू की जा सकती है, तो इससे बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है। पता है मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? है ना? लेकिन शुद्ध देहा के बोलेंगे, बच्चों को उसमें मजा आता है, मजे के लिए बच्चा पढ़ता है, रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ता। हो गया? पढ़ाई का सिस्टम अब बच्चों बहुत बदल दिया है। देखिए एन क्या होता है? मोल। एन क्या होता है? मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? W/m, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो पुट कर दो W/m इंटू V इंटू R इंटू T। कोई दिक्कत है क्या? क्यों बच्चों इतना आ गया? अब ध्यान दीजिए, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या भाई? मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकल गया? डेंसिटी अपॉन मास इंटू आर इंटू टी। कोई दिक्कत? आगे भी नहीं, है ना? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट। ये लिख सकता हूं कि नहीं? P इक्वल्स टू D इंटू R इंटू T अपॉन M लिख सकता हूं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, R क्या है बोलो? यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस में ताप। T क्या है? टेम्परेचर। M क्या है? M क्या है? M क्या है? मोलर। कुछ लोग मोलर मास कहते हैं, कुछ मोलर द्रव्यमान, एक नया वर्ड आ गया है ना? इंग्लिश ना हिंदी है ना इंग्लिश है, इंग्लिश मोलर द्रव्यमान। कोई बात नहीं दोस्त, आपने पहला वर्ड बोला तो मोलर, है ना? द्रव्यमान को मास करो, मोलर। एम क्या है आपका? मोलर मास। मास नहीं, मास मतलब W, W मतलब क्या? और मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ये आप लोग 12th पास आउट। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। अणु भार का मात्रक क्या है? शुद्ध में बता भैया। व्यक्त कर सकते हैं कैसे लिखते हैं, जैसे यूनिट की वैसे। ग्राम होगा। अणु भार का मात्रक केवल अणु होगा, ओनली मॉलिक्यूल। उसमें केवल मॉलिक्यूल वस्तु होती है। अगर परमाणु होता तो परमाणु। हाँ, AMU एटॉमिक मास यूनिट, इकाई यानी बेस स्ट्रॉन्ग करो भाई।
यहाँ का 9 से 12 तक का एजुकेशन सिस्टम पूरा बेकार है। और यही रीजन है कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद, कोटा, कानपुर, लखनऊ अपने पापा के पॉकेट के अकॉर्डिंग चले जाते हैं। नहीं, यहाँ भी 12 पॉइंट वाले बच्चे और कोटा में 12 पॉइंट वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है बताओ? वही किताब होता है, क्या डिफरेंस है कॉन्सेप्ट का? यहाँ पर एक मजाक की तौर पर, वहाँ पर एक पढ़ाई। मोलर मास, तो किसी भी गैस के लिए जो उसका मोलर मास होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने मीथेन कहा, मीथेन क्या मोलर मास क्या है बोलिए? मीथेन गैस का फार्मूला क्या है? और आई किस मतलब मीथेन का फार्मूला CH4। इसका मोलर मास क्या निकलेगा? 16 निकलेगा। 16 18 कहां से लगा? पहले तो 16 में +4 कैसे किया और 16 में +4 करने के बाद तुमने 18 कैसे किया? दोस्त CH4 होता है, इसका 12, H का 1 × 4 जोड़ दो, कितना हो गया आपका? 16। अगर अमेरिका भी चले जाओगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा 16 ही होगा कि नहीं होगा? मतलब ये कांस्टेंट है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, ये पूरा कांस्टेंट होगा कि नहीं? होगा ना ये कांस्टेंट? तो मैं लिख सकता हूं क्या? R/T/m = कांस्टेंट। एक कंडीशन लगा दूं, इफ टेम्परेचर = कांस्टेंट, तो लिख सकता हूं मैं P = D × कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा दो, लिख सकता हूं कि नहीं? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्या होगी? If temperature is constant, then pressure of a fixed gas volume, the pressure of a fixed gas mass is directly proportional to the density. और यही बात मैंने आप लोगों को क्लास की शुरुआत में ठीक यही बात बताई। क्यों भाई बता दी नहीं? सबको याद आ गया अच्छे से? छापो। हो गया? किसी को दिक्कत यहाँ तक? ठीक भाई, चलिए। इसकी लाइन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड गैस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब स्थिर दाब पर उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, आप लोग को लगे कि आप लोग जो लैंग्वेज लिखवा दीजिए, आप बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा हिंदी इंग्लिश किसी। चलिए, तो करते हैं एक बार। PV = nRT है कि नहीं? PV = nRT क्या है? आइडियल गैस।
आइडियल गैस। अब एक बात मेरी बताइए, मैं यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 ले लूँगा तो पी वी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? आर इक्वल टू क्या आएगा? पी वी अपॉन आएगा कि नहीं आएगा? R इक्वल्स टू P1 अपॉन T1, P1 V1 अपॉन T1। ये फर्स्ट गैस के लिए हो गया। और R इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट सेकंड, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। That means P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इस इक्वेशन का क्या नाम होता है? गैस। इस इक्वेशन का क्या नाम होता है? गैस। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT और गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो दिक्कत क्या लगेगा? तो क्या कोई भी गैस आधे से नहीं, कोई भी चीज आइडियल नहीं है, उसको हम आइडियल पर ला सकते हैं, आइडियल मान सकते हैं, पर वो आइडियल होती हो गया भाई। चलो अगला टॉपिक है इसका आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या होता है? आइडियल कंडीशन देखिए ध्यान से, जब कंडीशन लग जाती है एन टी टी, जब कंडीशन लग जाती है एस टी एन टी पी आर एस टी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा एक बात आप लोगों ने कि लॉ सुना होगा, एवोगाद्रो लॉ, इसको याद है? एवोगाद्रो लॉ किसी को याद है क्या? क्या मान याद है? एवोगाद्रो की वैल्यू एक अलग चीज़ है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एवोगाद्रो नंबर देते हैं, ये अलग चीज़ है। मैं आपसे एवोगाद्रो लॉ पूछ रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। देखिए एन टी पी और एस टी
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब ये वैल्यू दी होगी तो उसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती यस सर। जैसे वायु मंडलीय ताप 746 mm। देखो प्रेशर आपका होता है 1 एटमॉस्फेयर, 716 मिलीमीटर। टेम्परेचर होता है आपका 0 डिग्री से 273 आप इसमें ऐड करें। आप इसमें ऐड करें। वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर R22433। या तो ये वैल्यू गिवन नहीं होगी और या तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, राइट। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होता है ये? स्टैंडर्ड कंडीशन। जैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस at NTP। Heat equals to NR। Heat equals to NR। N के प्लेस पे W अपॉन MR। W अपॉन MR फाइंड करना है आपको। सर जो वैल्यू चाहिए इसको लीटर में लिखेंगे केवल। ये पैरामीटर के अकॉर्डिंग है, जिस पैरामीटर को रखना है रख सकते हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रखना है। हो गया? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट करना है तो फिर ये आप नहीं लिखोगे। जब किसी चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो भूल जाया जाता है कि उस वैल्यू क्या है। हाँ, तो वैल्यू ऑफ W इक्वल्स टू 1, R इक्वल टू 0.082। टेम्परेचर क्या है आपका? 278 केल्विन। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 एंड प्रेशर इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, आ जाएगा कि नहीं आएगा?